नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बारे में क्या इंप्रेशन है लोगों को? यही इंप्रेशन है कि सेबी लगातार बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स और खासकर अदानी समूह को बचाने का काम करती आई है। कितना भी बड़ा फ्रॉड हो, कितनी भी बड़ी धांधली हो, हमेशा अदानी को बचाने का काम किया है। लेकिन एक खबर जिसने कि पिछले 14 घंटे में या 18 घंटे में सबको चौंकाया, वो खबर है जिसकी हेडलाइन ये कहती है कि गौतम अदानी के भतीजे पर सेबी ने लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। और भतीजे कौन हैं? प्रणव अदानी। जैसे ही मैंने प्रणव अदानी का मामला देखा कि ये तो गौतम अदानी के सगे भतीजे हैं, तो मुझे भी लगा कि आखिर सेबी को हुआ क्या है? वो सेबी जो अभी तक अदानी के और अदानी के परिवार वालों को बचाती हुई आई थी, आखिर उस सेबी ने अचानक से प्रणव अदानी के ऊपर ये आरोप क्यों लगाए हैं? अब आपको ये बताते हैं कि भारत की जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है सेबी। उसने दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अदानी के भतीजे प्रणव अदानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और साथ में ही सेबी ने प्रणव अदानी को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप के संबंध में एक नोटिस भी भेजा है। यानी कि अब आप ये सोचिए कि सेबी कितनी हिम्मत कर रहा है कि पहले आरोप लगाया, फिर नोटिस भी भेजा। प्रणव अदानी इस समय अदानी ग्रुप के डायरेक्टर पद पर काबिज है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसके बाद फिर हम आपको और इसको विस्तार पूर्वक ढंग से समझाएंगे। इस मामले को पूरा समझने के पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या, इसको ये समझ लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जब किसी कंपनी से जुड़ी गुप्त और जरूरी जानकारी जो आमतौर पर आम लोगों को नहीं पता होती है, जब वह लीक हो जाए। सरल शब्दों में अगर कहें तो कंपनी की गुप्त और जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को पता चल जाए और उसका इस्तेमाल करके कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने का काम किया जाए, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और यही आरोप प्रणव अदानी के ऊपर लगाए कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया और सेबी ने उनको नोटिस भेजा। अब सेबी ने अदानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अदानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि ये सेबी तो अभी तक चुपचाप रहती थी, अचानक से वही नियम उसी ने बनाए थे और उसी ने एक एग्जिट डोर सारे कॉर्पोरेट्स को दिया था कि वो अपना सेटलमेंट कर ले। लेकिन आज उसी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर ऐसी सेबी में क्या हिम्मत आ गई? तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन करने का आरोप प्रणव अदानी पर लगाया है। सेबी के आरोप के मुताबिक प्रणव अदानी ने साल 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा एसबी एनर्जी कंपनी के 3.5 अरब डॉलर रुपए के अधिग्रहण के संबंध में गुप्त और जरूरी जानकारी को बाहर लीक किया था। आरोप के मुताबिक प्रणव अदानी ने इस गुप्त जानकारी को अपने दो जीजाओं को, एक कुणाल शाह और दूसरे निपुल शाह तक पहुंचाया था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने शेयरों में ट्रेड लिया था और उससे करीब 90 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके उन्होंने इंफॉर्मेशन को लीक किया। अपने दोनों जीजा जो उनके थे कुणाल शाह और निपुल शाह, उन तक ये पूरी जानकारी पहुंची और इसी के बेहस पर उन्होंने 90 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब इस आरोप को लेकर सेबी ने उनके ऊपर नोटिस दिया है उनको। और अब किस स्टेट में ये सारी चीजें हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक प्रणव अदानी इस मामले को हल करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। हल करने मतलब मीडिएशन से, बातचीत करने से। वो ना तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गुनाह किया है, ना वो कुछ डिनाई कर रहे हैं। वो सीधा सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें सेटलमेंट करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी सिक्योरिटीज लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मुद्दे पर प्रणव अदानी सेबी के साथ सेटलमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेटलमेंट डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसे समय में जब सेबी उनको नोटिस भेजता है, तो इस समय सेटलमेंट डिस्कशन हो रहा है। अब सेटलमेंट डिस्कशन क्यों एक्सेप्ट करेगी सेबी? क्या सेबी ये सेबी का ही बनाया हुआ कानून था? ऐसा नहीं था कि ये आईपीसी के तहत कोई लॉ बनाया गया हो या अदालत में एक किसी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत किया हो। सेबी ने ये कानून बनाया ताकि बड़े-बड़े जो धन्ना सेठ हैं, उनको उनके साथ डिस्कशन करके उनको जेल ना भेजा जाए
और ये जेल न भेजने का एक एग्जिट था और उसी पर प्रणब अदानी आज डिस्कशन सेटलमेंट कर रहे हैं। अब जो शाह ब्रदर्स हैं, यानी कि जो दोनों हैं प्रणब अदानी के, उन्होंने क्या कहा है? दूसरी तरफ प्रणब अदानी के दोनों जीजा ने सेबी के इन आरोपों पर अपने लॉ फर्म के जरिए जवाब देते हुए सेबी के इनसाइडर नियमों के उल्लंघन के आरोप को इनकार किया है। साथ ही इस ट्रेड में किसी भी प्रकार के अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल से भी इनकार किया है। शाह ब्रदर्स का कहना है कि उनके द्वारा लिए गए इस ट्रेड के संबंध में सारी जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थी, ये उनका कहना है। तो इस पूरे मामले में अब आप ये सोचिए कि प्रणब के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। इन लोगों का मानना है कि कोई इनसाइड ट्रेडिंग या लॉ सिक्योरिटीज लॉ का कोई उल्लंघन नहीं है। तो सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये उठता है कि सेबी को अचानक क्या हुआ? ये पहली बार हुआ है कि सेबी ने एडमिट किया है इस बात को कि अदानी गलत है। इतने सालों में, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट हुई, आपने कभी भी सुना सेबी को ये कहते हुए कि अदानी गलत है? कभी नहीं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम सेबी एडमिट्स दैट अदानी वाज रॉन्ग। Was silence earlier due to the previous chairperson? तो अब सीधा इसके तार माधवीपुरी बुच से जुड़ते हैं कि माधवीपुरी बुच के समय में वो चुप थी, इसलिए ये चीजें सामने नहीं आई और इसी को लेकर लोग इस समय बात कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सेबी चार्जेस अदानी। व्हाट हेल्ड इट बैक बिफोर? यानी कि वो ये जो आरोप आज लगे, ये पहले क्यों नहीं लगे? क्या माधवीपुरी बुच की वजह से चुप थी? फर्स्ट पब्लिक सेंसर ऑफ अदानी बाय सेबी, यानी कि सेबी ने पहली बार अदानी को कटघरे में खड़ा किया है। पहली बार अदानी पर शिकंजा कसने की कोशिश की है और ये चेंज ऑफ स्टैंड है, यानी कि जो पहले की पोजीशन थी सेबी की, उससे बदला हुआ रूप और स्वरूप सेबी का दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इसके पहले अगर सेबी अदानी पर चुप था, तो इसका मतलब ये है कि क्या माधवीपुरी बुच के खिलाफ आज ये चीज जाहिर हो गई कि वो जानबूझकर चुप थी? मैंने कई बिजनेस एक्सपर्ट से बात किया, उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी अब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ये नहीं कि पहाड़ के नीचे आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जानवर उड़ने लगे हैं। ये इतना अनयूजुअल लग रहा है। ये बिजनेस सर्कल्स में इसको लेकर बातें हो रही हैं। एंड ऑल दीज बिकॉज सेबी हैज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड पॉसिबल मिस्टेक्स इन द अदानी एम्पायर, यानी कि अदानी के साम्राज्य में जो गलतियां हुई हैं उसको पहली बार सेबी ने एडमिट किया है। अब अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो करते हैं तो आपको तुरंत आप इसमें लिंक लगा लेंगे कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। ऐसा होता नहीं था, लेकिन ये हुआ है। अब इतने सालों से अदानी ग्रुप अपीयर टू सेल थ्रू रेगुलेटर्स अनडिटर्ड बाय स्कोर्स ऑफ एलिगेशंस। कितने सारे उन पर आरोप थे। The behemoth conglomerate owned by billionaire Gautam Adani has faced scores of challenges. अब उनको कौन कौन से उनके ऊपर आरोप लगाए थे? आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें कि स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर उन पर आरोप लगे। उसके बाद उनके ऊपर घूसखोरी के आरोप लगे अमेरिका में। और सेबी इस पूरे दौरान सेबी क्या कहता था? सेबी हैड मेंटेन्ड व्हाट क्रिटिक्स हैव कॉल्ड अ कंस्पिक्यूअस साइलेंस, यानी कि चुपचाप रहता था सभी अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ है? अब एक नया टर्निंग पॉइंट दिखने को मिल रहा है। अब SEBI charged Gautam Adani's nephew Pranav Adani, a director in several group firms, with violating insider trading rules. He had tipped off his brother-in-law Kunal Shah about significant news of Adani Green's acquisition of SB Energy Holdings prior to the announcement. SEBI's report revealed that the news was subsequently used by Kunal Shah and brother Nipul Shah to sell Adani Green shares. And this is reported to have yielded them ill-gotten gains of approximately 9 millions. यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस इनसाइडर ट्रेडिंग से उन्होंने कितने का फायदा अपने आप को पहुंचाया है। अब प्रणब अदानी ये डिस्कशन सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, ये इसको सुलह से मिटाएंगे, यानी कि जो सेबी ने कानून बनाया है उसके चलते ये सुलह करेंगे विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग द एलिगेशंस। वो जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और उसको डिनाई भी नहीं करेंगे। लेकिन सेबी उनको बहुत सेफली एक एग्जिट दे रहा है कि ये कानून है,
जिसके तहत आप एक डिस्कशन सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप डिस्कस करें हमारे साथ, कुछ रुपए दें आप हमें, यानी कि पैसे देकर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोपों से आप बरी हो सकते हैं। अब ये खबर कहां आई थी? This is according to an email to One News website. He stated that he has not violated any securities rule. The Shah brothers have also defended themselves. They claim that they have made these trades without knowing any unpublished price sensitive information, and that information in question has already been disseminated to the public. अब ये जो सवाल, ये जो चीज हुई है, ये ईमेल आया, इसके चलते प्रणव अदानी के बारे में पता चला, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, ये अभी क्यों हो रहा है? दिस इज अ स्टेप दैट रेजेस अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, व्हाई नाउ? ये अभी क्यों हुआ? After years of appearing to do nothing in the face of numerous warning signs, what led SEBI to act against the Adani Group at last? यानी कि सेबी पर ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या दबाव था कि सेबी को ये प्रणव अदानी को नोटिस भेजना पड़ा? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इज दिस अ टेल ऑफ टू चेयरपर्संस? माधवीपुरी बुच के टेन्योर में आपने देखा है कंप्लीट साइलेंस था, और अब जब मौजूदा जो सेबी के चीफ है मिस्टर पांडे, उनके टेन्योर में ये नोटिस अदानी को भेजा जा रहा है, यानी कि अदानी के साम्राज्य की गलतियां मौजूदा सेबी के चीफ बता रहे हैं। नाउ द टाइमिंग इज इंटरेस्टिंग। इस टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि सेबी हैज मूव फास्टर ड्यूरिंग द सेम पीरियड व्हेन देयर इज अ न्यू हेड एट द एजेंसी। यानी कि क्या नए जो सेबी के चीफ हैं, क्योंकि सेबी की इतनी ज्यादा आलोचना हो चुकी है, तो क्या सेबी के नए चीफ अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव कवरेज सेबी के खिलाफ हो, तो उस पॉजिटिव कवरेज के लिए क्या उन्होंने प्रणव अदानी को नोटिस भेजा है? The earlier SEBI chairperson Madhvi Puri Butch ended her term in February 2025. Under Butch's chairmanship, SEBI faced criticism for not wanting to investigate thoroughly against the Adani Group, especially after the January 2023 Hindenburg research report that said that the company was involved in brazen stock manipulation and accounting fraud. Hindenburg's story hit the Indian financial markets with a thud, with billions being lost in the value of Adani companies. But most thought that the response of SEBI was weak. The regulator opened an investigation but made very little public pronouncement about what they found and how they proceeded. यानी कि माधवीपुरी बुच ने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, they observed this inaction and began to comment, sometimes blaming the regulators for being too cozy with the large corporations. Critics pointed to the close relationships between the Adani Group and the ruling elite, suggesting that SEBI could be hindered by politics. अब उस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे थे। आपको याद होगा सेबी के बहुत सारे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उस समय की खबरें आप सब सारी याद करिए कि माधवीपुरी बुच के टेन्योर में क्या कुछ सेबी को नहीं सहना पड़ा। तो जो नए सेबी के चीफ हैं, क्या वो कुछ पॉजिटिव चीजें होता हुआ देखना चाह रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी छवि के बारे में ये सोचें कि कम से कम वो माधवीपुरी बुच नहीं है? अगर वो उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर दिया है, क्या उस छवि को वो बदलना चाह रहे हैं? Regulatory capture is a case of regulatory agencies which are entrusted with regulating industries becoming controlled by industries. This is not a recent case in India. Since the economy was opened, there have been numerous cases of regulators going soft on big business companies. अब आप जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके खिलाफ आप देखिए कि वो इंडस्ट्री का साथ देते हैं या जिस भी इंस्टीट्यूशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके साथ हैंड इन ग्लव्स हो जाते हैं। अक्सर ये बातें कही जा रही हैं। Now, for example, look at the telecommunications sector in the early 2000s. TRAI यानी कि Telecom Regulatory Authority of India, उस पर क्या आरोप लगे थे? It was accused of making decisions that seemed to favor incumbent firms over the new ones. यानी कि टेलीकॉम कंपनीज का फायदा TRAI पहुंचाने लगा था, उसके ऊपर ये आरोप लगे। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने क्या कहना शुरू किया? This led the economists to term it as a cozy club of operators. The controversial 2G spectrum sales scandal was attributed at a cost of 1.76 lakh crore to the government by the CAG. 2G का जो स्कैम होगा, आपको याद होगा कि 1.76 लाख करोड़ का वो स्कैम बोला गया और CAG की रिपोर्ट ये कह रही थी, and this was viewed by most as the culmination of years of regulatory problems. ये रेगुलेटर की प्रॉब्लम बताई गई, यानी कि ये TRAI के ऊपर ये आरोप लगे। उसी तरीके से देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was also faulted in the manner. It
dealt with non-performing assets in banks की आरबीआई ने जो non-performing assets वाले banks हैं उनको किस तरीके से डील किया है. The central bank was faulted by critics for dragging its feet and acknowledging the growing problem of bad loans, especially loans made to the powerful companies. A 2018 report by the Public Accounts Committee of Parliament indicated that only 12 accounts held 25% of all NPAs, and it implied that the rules were not applied strictly to big borrowers. यानी कि सेंट्रल बैंक के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये आरोप लगे कि आप बैड लोन्स, जो लोन्स हैं, आप लोन माफी बड़े बड़े पावरफुल कंपनीज की कर देते हो. और ये 2018 की जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, उसने कहा कि दैट ओनली 12 अकाउंट्स held 25% of the NPAs, and it implied that the rules were not applied strictly to the big borrowers. तो जो बड़े जो बोरो करने वाले कंपनीज थे उनके ऊपर रूल्स लागू नहीं हुए. So what was SEBI's earlier approach towards Adani? अब SEBI का जो पूरा अप्रोच था अदानी के ऊपर वो पहले क्या था? SEBI too has faced the criticism. तो मैंने आपको TRAI की बात बताई, मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात बताई, और अब मैं आपको सेबी की बात कर रही हूं, इसीलिए मैं उसको अदानी से लिंक करना चाह रही हूं. SEBI too has faced criticism. It was formed in 1992 to protect the investors and promote development of the securities market. SEBI को बनाया गया 1992 में ताकि इन्वेस्टर्स के का संरक्षण कर सके. SEBI has succeeded and failed to ensure strong market participants comply with the law. रेगुलेटर्स रिएक्शन टू द सत्यम स्कैंडल. अब आपको सत्यम स्कैंडल के ऊपर लेके जाती हूं. सत्यम स्कैंडल जो 2009 में हुआ था. द रेगुलेटर्स रिएक्शन टू द सत्यम स्कैंडल इन 2009 वाज वेलकम्ड फॉर बीइंग प्रॉम्प्ट. SEBI prohibited the company founder B. Ramalinga Raju and 4 others from the securities market for 14 years. 2009 में SEBI काम करता हुआ नजर आया. उन्होंने कॉर्पोरेट फ्रॉड जो बड़ा था उसको उजागर किया. 14 साल की उसमें सजा हुई. But its reaction to other high profile cases has been faulted as being slow and too lenient. ये 2009 की बात है. सत्यम स्कैंडल 2009 के बाद 9 में हुआ था. उसके बाद सेबी ने कोई कड़ी कार्रवाई बड़े ग्रुप्स के साथ नहीं की है. अब फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि सेबीज इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड insider trading at Reliance Industries Limited lasted years before it concluded in settlement in 2020. तो रिलायंस के ऊपर भी इंसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे. बहुत सालों तक ये चीजें चली और 2020 में उन्होंने सेटल कर दिया. Similarly, the resolution of the National Spot Exchange Limited, जिसको आप NSEL स्कैम कहते हैं, it broke in 2013. यानी कि ये स्कैम 2013 में उजागर हुआ. It has been criticized for being too slow, with the majority of investors still waiting for compensation. तो ये स्कैम हुआ, बहुत ज्यादा स्लो तरीके से ये चीजें चल रही थी और ज्यादातर इन्वेस्टर आज कॉम्पेंसेशन के लिए इसमें इंतजार कर रहे हैं. अब एक रिसर्च स्टडी हुई which was conducted by the National Institute of Securities Market revealed that from 2015 to 2020 SEBI succeeded in securing 35% of cases related to market manipulation and insider trading at appellate courts. यानी कि 35% cases जो market manipulation से related थे उसमें उसने सिक्योर किया. This study eventually indicated a high degree of challenge in implementing these rules. यानी कि वो अपने ही बनाए हुए रूल्स को implement नहीं कर पा रही थी. The data comes from a full report of NISM titled Effectiveness of Securities Market Enforcement in India. ये 2021 में पब्लिश इस रिपोर्ट को किया गया था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM, मैं इसी की बात कर रही हूं. इसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 और 2000 के बीच में SEBI succeeded in securing 35% of cases related to market manipulation and insider trading at appellate courts. अब अदानी एक्सेप्शन क्यों थे? आपने 35% केसेस में एपेलेट कोर्ट्स में आप गए, आपको सक्सेस मिली, लेकिन आप अदानी के ऊपर आप हाथ क्यों नहीं रख पाए? आप अदानी को आपने एक एक्सेप्शन क्यों बनाया? अदानी के लिए रूल्स तोड़े, अदानी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ. तो ये सारे सवाल आज खड़े होते हैं. और इसमें in this case SEBI's reluctance to aggressively probe the Adani group despite repeated charges appeared to be a pattern. एक पैटर्न बन गया कि अदानी के खिलाफ कोई एक्शन लेना ही नहीं है. But what rendered the Adani case most significant was a volume and international scrutiny the charges attracted. यानी कि अब बाहर के देश भी बोलने लगे कि भाई अदानी का ये जो फ्रॉड है ये किस हद तक चलेगा.
Hindenburg report was not just a market rumor, it was a 100-page detailed report that made specific allegations of offshore shell companies, accounting irregularities and share price manipulation. आपको याद होगा, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी. 100 पेज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी जिसने कहा कि ऑफशोर शेल कंपनीज बनाई गई, जो शेयर प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया गया. 150 बिलियन डॉलर्स का ड्रॉप था इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अदानी कंपनीज, एंड इट वाज नॉट जस्ट अ स्मॉल मार्केट करेक्शन. It was a huge event that could harm the confidence of Indian markets overall. आपको याद होगा कि अदानी का पूरा साम्राज्य उस समय किस तरह से ढह गया था. For more than a year, SEBI's public stance was guarded. उस समय SEBI कुछ नहीं बोला. The regulator did issue a notice of inquiry, but was less forthcoming about its progress. चुप था उस समय, कुछ नहीं बोला. And that deafening silence was particularly noticeable against the backdrop of international publicity the case had generated. अब हिंडनबर्ग को एक इंटरनेशनल अक्लेम मिला, पूरे विश्व के सबने देखा कि किस तरीके से ये घालमेल किया, लेकिन हमारा सेबी चुपचाप बैठा रहा. फिर उसके बाद क्या हुआ? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन also initiated their probes into the Adani group. फिर उसके बाद क्या हुआ? These resulted in Gautam Adani and two Adani Green executives being accused of bribing government officials to obtain power supply contracts in India and of defrauding the US investors. The Adani Group has termed these allegations as baseless. अब ये बदलाव क्यों देख रहे हैं? अदानी के ऊपर इतना स्टडीड साइलेंस. आपने इसके पहले कुछ एक्शन लिए होंगे, लेकिन अदानी को आप लगातार बचा रहे थे, लेकिन अब अचानक से ये हवा में बदलाव क्यों दिख रहा है? इसके 2-3 कारण बताकर और फिर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि अब नया क्या है. Why is SEBI all of a sudden keen to pursue the Adani Group, even if only to consider an insider trading case against Pranav Adani? इंसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, लेकिन इस समय सेबी इतना उत्सुक क्यों है? एक उसका कारण यह है कि जो नए सेबी के चीफ हैं, उन्होंने एक नई स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को इंट्रोड्यूस किया है. वो चाहते हैं कि जो नया बॉस है या जो नए बॉस के अंडर में जो लोग हैं, वो कम से कम ये दिखाएं कि अदानी का जो केस है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. The new bosses tend to demonstrate their mettle by dealing with significant cases, and the Adani case is certainly one of them. दूसरा है कि ग्लोबल अटेंशन अदानी के केस को बहुत मिल रहा है, और खासकर जो यूएस रेगुलेटर्स, उन्होंने सेबी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सेबी की जो छवि है वो काफी डाउन हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो यूएस का है, जो सेबी का काउंटर पार्ट है, वो जब कड़ी कार्रवाई कर सकता है तो सेबी क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल बहुत खड़े हुए थे. तो जो नए चेयरमैन हैं वो इस छवि से भी अपने आप को उबारना चाह रहे हैं, एंड सेबी may have felt compelled to demonstrate its own authority in regulation. तीसरा जो एक एक्सप्लेनेशन सामने आ रहा है वो ये है कि इट्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज द एविडेंस इन दिस इंस्टेंस वाज सिंपली टू कंपेलिंग टू इग्नोर. अब इसमें सारे एविडेंस हैं इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस के, और उसको बैक किया गया है कॉल रिकॉर्ड्स के साथ. अनयूजुअल पैटर्न ट्रेडिंग का दिख रहा है, तो सेबी चुप नहीं रह सकता. ये भी एक कारण है कि इसमें कंपेलिंग रीजंस है व्हिच सेबी कैन नॉट इग्नोर. Whatever the reason, this move against Pranav Adani is a telling shift in SEBI's approach to the group. यानी कि सेबी का जो पूरा अप्रोच है वो अदानी के प्रति चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. It suggests that the immunity the Adani group appear to enjoy may be coming to an end. तो क्या जिस तरीके का सुरक्षा कवच जो अदानी को मिला हुआ था, क्या वो सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया है? अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर क्या पड़ेगा? The broader implications on this shift for Indian markets may be considerable. Critics have long argued that India's regulations favor large, well-connected companies and that it is difficult for others to compete and that foreign investors might be deterred. रघुराम राजन, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, तो उन्होंने एक बार रिमार्क किया था, उसको मैं कोट करूंगी. उन्होंने कहा कि इफ यू हैव क्रोनी कैपिटलिज्म इट मींस दैट कनेक्शंस मैटर more than capabilities, and this has been a worry for institutional investors interested in the Indian market. तो जो सेबी का जो ये मूव है प्रणव अदानी के खिलाफ, सेबीज मूव अगेंस्ट प्रणव अदानी while limited in scope could be a sign of a trend towards tighter regulatory control over all market participants. तो अदानी को टाइट करने का जो ये संकेत सेबी दे रहा है, ये दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए भी एक संकेत है. लार्ज और स्मॉल, connected or not, such a trend would be welcome to those who believe that fair, transparent markets
are essential for India's long-term इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये छवि अपने आप को बदलने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि किस तरीके से सेबी अब अपने आप को बचाएगा, अपनी छवि को यहां से और इंप्रूव कैसे कर सकता है। तो क्या सेबी इंडिपेंडेंट हो सकता है? पता नहीं। कैन इट रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशंस विद क्लोज पॉलिटिकल कनेक्शंस इफेक्टिवली? अभी फिलहाल पता नहीं है। लेकिन जो इसके आंसर्स हैं, the answers to these questions have far reaching implications beyond the Adani case. They are questions of the integrity of India's financial markets and of India's ambition to be an economic superpower. तो एक फुटनोट में हम क्या कह सकते हैं कि एक सूरज उगा है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन क्या हम जो सेबी ने पहले जो गलतियां की हैं, क्या हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान उसके वजह से हुआ। सेबी ने अपनी छवि पर खुद नुकसान पहुंचाया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो मौजूदा चेयरमैन है, जो ऐसा लग रहा है फिलहाल कि वो अपनी चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई दबाव आ जाए, उनको भी कोई लालच दे दिया जाए, जैसे माधवीपुरी बुच को दिया गया था, और फिर वो भी बदल जाए। तो उम्मीद की एक किरण दिखी है, लेकिन जब तक हमारे सामने पुख्ता सबूत नहीं आ जाते कि अगर सेबी इस डिस्कशन सेटलमेंट को रिजेक्ट कर देता है, तब तो हम मानेंगे कि जो मौजूदा चेयरमैन है वो वाकई में बहुत गंभीरता से सेबी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर डिस्कशन सेटलमेंट वो आराम से मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि सेबी भी केवल दिखावा कर रहा है। अब मैं उस दिन का वेट करूंगी कि और इस पर खबर क्या आती है, लेकिन फिलहाल प्रणब अदानी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप वायरल करिएगा और इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।